स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने पिछले वीडियो में इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को देखा था। अब हम अपने इस वीडियो में आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। देश और विदेश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है इकोनॉमिक्स पार्ट से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ त्रिपुरा में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन हेतु त्रिपुरा में एशियाई विकास बैंक के साथ $100 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किया है। और अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार हेतु भारत को कितने $1 मिलियन की ऋण मंजूरी दी गई है? तो $200 मिलियन की। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। तो दो चीज़ें हमने एशियाई विकास बैंक के बारे में पढ़ी कि त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन हेतु $100 मिलियन देगा ADB हमको, और अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के लिए वो देगा $200 मिलियन। कृषि विपणन और ADB की स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई, 1966 में हुई थी। इसने जो कार्य प्रारंभ किया था 1967 में किया था। इसके जो टोटल सदस्य संख्या है वो 68 है। जो लास्ट 68th सदस्य है वो बना है हमारा नींव। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो भी। अगला है कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, द्वितीय स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में और इसकी शुरुआत की थी राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। वर्तमान में इंडिगो एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी लगभग 61% है। वर्ष 2023 में एक दिन में 2000 से अधिक उड़ान संचालित करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो ही थी। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी उन्नति फाउंडेशन। कौन सा सामाजिक उद्यम सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सेगमेंट में पंजीकृत या सूचीबद्ध हो सकता है? तो जो गैर लाभकारी संगठन और जो लाभकारी सामाजिक उद्यम है वो इसमें सूचीबद्ध हो सकते हैं। अगला है सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रमोद अग्रवाल को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? प्रमोद अग्रवाल। इनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी हुई है। किसने भारत में बीमा समावेशन को बढ़ावा और बीमा सुरक्षा में व्याप्त अंतराल को समाप्त करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो राष्ट्रीय बीमा अकादमी NIA के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा? 24 करोड़। कितने लोगों को प्राप्त नहीं है? तो 24 करोड़ को प्राप्त नहीं है। और कितने प्रतिशत कर्मी ही कर्मचारी सेवानिवृत्त योजनाओं में पंजीकृत है? 24%। NIA की जो स्थापना है वो हुई थी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। यह कौन सा संस्करण है इस रिपोर्ट का? तो यह इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। तटीय राज्यों में अचीवर्स की श्रेणी में है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। और तटीय राज्यों में फास्ट मूवर्स की श्रेणी में है केरल और महाराष्ट्र। एस्पिरस श्रेणी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जमीन से घिरे लैंडलॉक राज्य में अचीवर श्रेणी में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी। और फास्ट मूवर्स में है MP, राजस्थान, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में? फास्ट मूवर्स में। और एस्पिरस में है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अचीवर्स में है असम, सिक्किम, त्रिपुरा। फास्ट मूवर्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। एस्पिरस में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो अचीवर श्रेणी में चंडीगढ़, दिल्ली। फास्ट मूवर्स में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। और एस्पिरस में दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। किन ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो soic.in के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आधार शीर्ष राज्य GDP शेयर के आधार पर तो वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। राइट्स लिमिटेड और CFM मोजाम्बिक के मध्य कितने डीजल चालित रेल इंजन आपूर्ति हेतु समझौता हुआ है? तो 10। अनुबंध राशि 314 करोड़ रुपए दी जाएगी। वर्तमान में राइट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राहुल मित्तल। REC लिमिटेड जर्मन बैंक KfW के मध्य कितने यूरो का ऋण? तो $200 मिलियन का। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों हुए? डिस्कॉम के वितरण और ढांचे को बेहतर बनाने हेतु ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। REC लिमिटेड किस दर्जे की कंपनी? तो REC लिमिटेड है महारत्न दर्जे की कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है वो है विवेक कुमार देवांगन। अगला है
किसने एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टेटिस्टिक्स एंड ट्रेड्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन। यहाँ पर फूड से रिलेटेड है तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई होगी। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड ने इंडियन बैंक के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किया? 80 करोड़ का। उद्देश्य नगदी प्रबंधन प्रणाली लाना। आरबीआई द्वारा रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो बंधन बैंक को। मतलब रेलवे के जितने भी कर्मचारी होंगे उनको जो पेंशन वितरित होगी वो किस बैंक से की जाएगी? बंधन बैंक के माध्यम से। किस परिवहन कंपनी ने कृत्रिम नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल है किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ओला ने कृत्रिम नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। कितनी भाषाओं को समझ सकता है? तो ये टोटल 22 भाषाओं को समझ सकता है और 10 भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सकता है। किसने डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया? तो सेट प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने सेबी के आदेश को रद्द कर दिया। कुछ दलालों द्वारा एनईसी के इंटरनेट ढांचे के इस्तेमाल करने का मामला किस नाम से जाना गया? डार्क फाइबर केस। तो दलालों द्वारा एनईसी के इंटरनेट ढांचे का इस्तेमाल करना किस नाम से जाना गया? डार्क फाइबर केस के नाम से। एनएससी की स्थापना 1992 में, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी को किस समिति की सिफारिश पर 1992 में सांविधिक दर्जा दिया गया? तो नरसिम्हन समिति प्रथम के द्वारा इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। भारतीय सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SBG योजना को कौन सी सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की थी? थर्ड सीरीज। इसका शुभारंभ 2015 से किया गया सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत। SBG का उद्देश्य भौतिक स्वर्ण का मांग कम करना। ये बॉन्ड्स भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ष 2023 में फिक्की का अध्यक्ष अनिश शाह को नियुक्त किया गया। और जो फिक्की की स्थापना है, फिक्की की स्थापना 1927 में। फिक्की की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। इसका अध्यक्ष अनिश शाह को नियुक्त किया गया। अगला है वर्ष 2023-24 के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। हर्षवर्धन अग्रवाल को वर्ष 2023-24 के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे शामिल है? तो 58 हवाई अड्डे शामिल है। कृषि उड़ान योजना कब प्रारंभ की गई? अगस्त 2020 में प्रारंभ की गई। और किस बैंक द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यह बचत खाता स्वतंत्र आय स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। इस खाते में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शामिल है जो कितने रुपए तक का है? 1 करोड़ रुपए तक का है। वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण? 27वां। इसका विषय था निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीओ भविष्य के विकास में अग्रणी। इसका आयोजन इन्वेस्ट इंडिया और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1995 जेनेवा में। और फिक्की की 96वीं बैठक, आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फिक्की की 96वीं बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना अभी मैंने आपको बताया था 1927 में और इसके अध्यक्ष अनिश शाह को नियुक्त किया गया है। भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? थियरी डेलपार्ट। और यह विप्रो कंपनी से संबंधित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का डेटा प्रबंधन हेतु क्लाउड सुविधा क्या? वित्तीय क्षेत्र के डेटा प्रबंधन किसके लिए क्लाउड सुविधा? वित्तीय क्षेत्र के डेटा प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। किसने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। और यह दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। और डार्क पैटर्न सूचीबद्ध कितने किए गए हैं? तो 13 दिशा निर्देश इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। डार्क पैटर्न होता क्या है? तो ई कॉमर्स पर ग्राहकों को भ्रामक रणनीतियाँ बरगलाने वाली भ्रामक रणनीतियाँ। ई कॉमर्स पर ग्राहकों को बरगलाने वाली भ्रामक रणनीतियों को क्या कहा जाता है? डार्क पैटर्न कहा जाता है। आरबीआई ने शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए। मतलब आप किसी भी अस्पताल या शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से कितनी राशि भुगतान कर सकते हैं? तो 5 लाख रुपए तक की राशि आप भुगतान कर सकते हैं। पूर्व में यह सीमा 1 लाख रुपए तक थी। पूर्व में यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक थी। मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एडीबी द्वारा, एडीबी हमने 3 बार पढ़ा है। एक बार हमने एडीबी पढ़ा था कि वो त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन डॉलर देगा। और भारत में स्वच्छता के लिए देने की बात करें तो 200 बिलियन डॉलर देगा। और वहीं अभी हम पढ़ रहे हैं कि एशियाई विकास बैंक द्वारा कितनी ऋण सहायता दी गई?
सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मध्य प्रदेश में 17 करोड़ 50 लाख डॉलर। बैंक ऑफ द ईयर भारत में किसे चुना गया? फेडरल बैंक को, और यह चुनाव द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग मेघालय को कितने प्राप्त हो चुके हैं? 4। किस किस उत्पाद के लिए? लॉकडॉग हल्दी, गारोद कमदा, गारो चुम्बी जी और लारनाई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है मेघालय के। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो यह टोटल 10 वर्षों के लिए वैध होता है। पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स महानियंत्रक कार्यालय द्वारा यह टैग प्रदान किया जाता है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा भारत। वर्तमान में भारत किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वें नंबर की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है। सर्वाधिक 18 उत्पादों का जीआई टैग किसको प्राप्त हो चुका है? उत्तराखंड को। और कितने टोटल इसके 27 जो उत्पाद है वो जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। किसने अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडिया जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस नामक रिपोर्ट जारी की है? तो प्राइमस पार्टनर्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 11%। रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में भारत कितना प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा? 22 लाख। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 के द्वारा जारी की गई किसके द्वारा? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। रैंकिंग में कुल 64 देश शामिल है। ये रिपोर्ट का 7वां संस्करण है और शीर्ष 3 देश है USA, नीदरलैंड और सिंगापुर। अंतिम 3 देश है वेनेजुएला, मंगोलिया और कोलंबिया। सूचकांक में भारत की रैंक 49। वर्ष 2022 में भारत की रैंक 44 थी। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP 7.6, 23-24 में प्रथम तिमाही में 7.8%। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? 28,76 मतलब 28,760.67 करोड़ रुपए। इस बजट में राजस्व खाते के व्यय पर कितना रुपया? 19,046 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस बजट में पूंजी खाते के व्यय पर कितना रुपया? 9,714 करोड़ रुपए है। नेस्कॉम ने किस देश की लॉन्च पैड स्थापित करने हेतु NRW के साथ समझौता किया? लॉन्च पैड स्थापित करने हेतु जर्मनी में। कहाँ पर लॉन्च पैड स्थापित करेगा नेस्कॉम? जर्मनी में। NRW का पूरा नाम नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया और जो नेस्कॉम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कौन 10 करोड़ से अधिक डीमेट खाते पंजीकृत करने वाला पहला सूचीबद्ध डिपॉजिटर बन गया है? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड बन गया है 10 करोड़ से अधिक डीमेट खाते पंजीकृत करने वाला सूचीबद्ध डिपॉजिटरी। CDSL का स्थापना 1999 में। मुख्यालय मुंबई में। और बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 किसके द्वारा जारी किए गए? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में दूध का कुल उत्पादन 230.58 मिलियन डॉलर। इसमें प्रथम राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। याद रखिए मध्य प्रदेश का स्थान दूध उत्पादन में तीसरे नंबर पे था 2022-23 में। कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड महाराष्ट्र। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊन उत्पादन 33.6 मिलियन किलोग्राम। राजस्थान इसमें फर्स्ट है, जम्मू कश्मीर सेकंड, गुजरात थर्ड है। APG टाइपोलॉजी कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। राजस्व विभाग द्वारा किसके सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग और विश्व बैंक द्वारा इसको आयोजन किया गया। यह कार्यशाला वर्चुअल एसेट्स और जालसाजी और कर अपराध के विषयों पर आधारित है। APG का जो विस्तृत रूप है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। किस कंपनी ने भारत में 1.6 बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की है? तो फॉक्सकॉन ने। किस देश की कंपनी है? ताइवान की। केरल में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण? 170 मिलियन डॉलर का ऋण एशियाई विकास बैंक द्वारा। हमने 4 जगह एशियाई विकास बैंक के बारे में पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा था त्रिपुरा से रिलेटेड, सेकंड हमने भारत में स्वच्छता से रिलेटेड, थर्ड हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और चौथा हम पढ़ रहे हैं एशियाई विकास बैंक ने केरल में जल आपूर्ति के लिए। केरल में जल आपूर्ति के लिए, मध्य प्रदेश में सड़क के लिए, और त्रिपुरा में पर्यटन के लिए और भारत में स्वच्छता के लिए। ADB का मुख्यालय फिलीपींस में और स्थापना 1966 में। आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। फिनो पेमेंट बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष है रजत कुमार जैन। फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष है रजत कुमार जैन। इनकी नियुक्ति कब से कब तक के लिए की गई? 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक की गई। फिनो पेमेंट्स बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषि गुप्ता और इसका मुख्यालय मुंबई में। अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने साल हेतु भंग कर दिया गया? 1 साल। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा, और यह अवस्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ आर्थिक परिदृश्य का करंट अफेयर हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम रक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं।
हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी बैंकॉक थाईलैंड में हुई। इसका आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2023 तक किया गया। 8वां संस्करण है। किस कंपनी से भारतीय नौसेना को छठा MH-60R रोमिया हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है? तो भारतीय नौसेना को छठा MH-60R रोमिया हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है लॉकहीड मार्टिन USA से। INS इम्फाल कहाँ नौसेना में शामिल किया गया? तो INS इम्फाल को मुंबई में शामिल किया गया। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया। 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। समर स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम परीक्षण कहाँ किया गया? तो समर स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया। पूरा नाम है इसका सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। समर का फुल फॉर्म सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। DRDO ने किस मिसाइल से हवा में एक साथ 4 लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है? आकाश मिसाइल से हवा में एक साथ 4 लक्ष्य को निशाना बना सकती है। एक फायरिंग यूनिट के उपयोग से ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? पहला देश कि एक उससे 4 लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाली। याद रखिएगा, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो एक उससे 4 लक्ष्य हासिल कर सकती है। यह रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज को खरीद हेतु कितने करोड़ रुपए का अनुबंध 5336.25 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्रालय ने यह अनुबंध किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ किया है। यह अनुबंध 10 साल के लिए है। BEL की स्थापना कब हुई थी? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की 1954 में। अनुसंधान संबंधी साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नौसेना ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ। DRDO द्वारा मानव रहित विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चित्रदुर्ग एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में यह परीक्षण किया गया। यह विमान किन बुनियादी आवश्यकताओं के बिना ही लैंड करने में सक्षम है? ग्राउंड रडार और पायलट। यह किसकी सहायता से लैंडिंग करने में सक्षम है? GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन रिसीवर की सहायता से लैंडिंग करने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 588.68 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध क्यों किया गया? डिजिटल तटरक्षक परियोजना हेतु। TCIL किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो TCIL संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है। पश्चिमी वायु कमांडरों का सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? नई दिल्ली में 11 से 12 दिसंबर 2023 को। वायुसेना का प्रमुख कौन है? VR चौधरी। किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2023 का आयोजन? भारत और वियतनाम। विनबेक्स किसके साथ हुआ है? वियतनाम के साथ। इसका आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया था। किस जगह टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। टेबल टॉप अभ्यास नई दिल्ली। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किसको प्रशिक्षण देने हेतु इस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिला सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इस अभ्यास का आयोजन किया गया। किस अभ्यास का? टेबल टॉप अभ्यास का। तो टेबल टॉप अभ्यास नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके लिए? भारतीय सेना के लिए। और किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो आसियान देशों की महिला सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब हुआ? 7 दिसंबर 2023 को। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। किसके द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की गई? तो DRDO द्वारा। यह किस प्रकार की मारक करने में सक्षम है? सतह से सतह। अग्नि-1 सतह से सतह मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 700 से 1200 किलोमीटर। इसे भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2004 में। इनो योद्धा 2023 नामक आइडिया और इनोवेशन सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इनो योद्धा भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। यह सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस भारतीय नौसैन्य पोत ने मेडागास्कर के अंतासिरानाना पोर्ट का दौरा किया? तो अंतासिरानाना पोर्ट मेडागास्कर का है। INS सुमेधा ने दौरा किया था इसका। किस भारतीय युद्धपोत ने जापान के योकोसुका का दौरा किया? तो INS कदमत ने। जलावतरण कब किया गया था? 2016 में। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा किया गया था। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी? तो कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला एनडी कैप किसे नियुक्त किया गया?
स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। भारतीय नौसेना द्वारा किस किले में ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया? सिंधुदुर्ग में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार का किला है? समुद्री किला है। किसने कराया था? छत्रपति शिवाजी ने इसका निर्माण करवाया था। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने। किसका स्थान ग्रहण किया है? तो मार्शल संजीव कपूर का। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रवीण केशव बोहरा ने। ऑपरेशनल टर्न अराउंड OTR के लिए भारत की किस नौसैन्य जहाज ने जापान की योकोसेवा में प्रवेश किया? तो अभी हमने पढ़ा था INS कदमत ने। किस प्रकार का जहाज है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज है। कब शामिल हुआ था? 2016 में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। इस बार जो विषय था वो क्या था? समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता तत्परता मिशन उपलब्धि। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट कब चलाया गया? तो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे? भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध से है, 1971 में जो हुआ था। प्रथम सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, उसका नाम क्या है? तो संध्या। प्रथम सर्वेक्षण पोत संध्या के नाम से। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा किया गया। अगला है इस पोत की विस्थापन क्षमता लंबाई कितनी है? तो 3400 टन विस्थापन क्षमता और लंबाई 110 मीटर। 7वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। इसकी थीम थी अशांति में दुनिया। 40वां तटरक्षक कमांडर का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद महासागर किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। कौन सा संस्करण? पहला संस्करण। विषय था आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। 25वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना NOSDCP की बैठक कहाँ हुई? वाडनार गुजरात में। इसकी बैठक की अध्यक्षता राकेश पाल जो महानिदेशक है भारतीय तटरक्षक के। भारतीय तटरक्षक ने NOSDCP की पहली बार कब जारी किया? तो जारी किया था 1996 में। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ICG किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। और जो NOSDCP है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स 9 कहाँ आयोजित किया गया? वाडनार गुजरात में। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। किसने युद्धपोत यार्ड 12706 इम्फाल का अनावरण किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका निर्माण किस परियोजना के तहत? प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयड। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। रक्षा मंत्रालय ने किसके लिए उन्नत सुपर रैपिंग गन माउंट खरीदने हेतु समझौते पर अनुबंध किया है? तो किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। इस अनुबंध किसके साथ किया है? तो भेल के साथ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कितनी गन माउंट का खरीदने हेतु अनुबंध हुआ है? 16। कितने रुपए का अनुबंध? 29,956.89 करोड़ रुपए का। भारतीय तटरक्षक बल के किस OPV ने पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट ओमान का दौरा किया? तो ICGS सजग ने। और OPV का जो पूरा नाम है अपतटीय गश्ती पोत। इसी के साथ रक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर भी खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसी तरह करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।